पुश्तैनी ससुराल में गंवार और मॉडर्न बहू का पहनावा। गांव की सबसे बड़ी हवेली पुरानी लेकिन शाही और पुश्तैनी। हवेली की मालकिन दादी सा लगभग 82 साल की, रौबदार लेकिन अब बीमार हो चुकी हैं। सुबह हवेली के आंगन में नौकर चाकर भागते नजर आते हैं। आप दादी सा की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं, पर अब हालत बिगड़ रही है। मुझे डर है ज्यादा वक्त नहीं बचा। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। हम तो उम्मीद में जी रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? देखो, मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। उनकी बिगड़ी तबीयत को देखकर अब तो बस यही कहा जा सकता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ज्यादा समय नहीं है? अरे आप तो डॉक्टर हैं ना, कुछ करिए। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। भगवान थोड़ी ही हूँ। देखिए, अब उनके परिवार को बुला लीजिए। वक्त का कोई भरोसा नहीं है। आज दादी साहब जिंदा हैं, अपने परिवार को देख लेंगी तो उन्हें भी सुकून मिल जाएगा। और वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है। ठीक है डॉक्टर साहब। और फिर हवेली में हलचल मच जाती है। शहर में रह रहे दादी सा का बेटा अपने पूरे परिवार के साथ गांव आ जाता है। अम्मा, कैसा लग रहा है अब? कुछ आराम है? ये भी आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे माँ जी को देखकर ही पता चल रहा है कि उनकी क्या हालत है। हाँ, लेकिन पहले जितनी तकलीफ थी उसमें कुछ तो राहत मिली होगी अब। अरे बेटा, आराम तो कब से छूट गया है। अब तो बस एक ही बात मन में है। मरने से पहले दोनों दोनों पोता बहू को अपनी आंखों से देख लूं। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हो? भगवान न करे आपको कुछ भी हो। अभी तो आप ठीक हो जाओगी, फिर तो गांव में घूमती मिलोगी हैं, अपनी लाठी लेकर। हाँ हाँ, ठीक तो तभी होंगी जब अपने घर का हाल देख लूं। तुम लोगों को कब से बोल रही हूँ कि मेरे दोनों पोतों की शादी करवा दो। मैं पर पोता देख लेती अब तक, लेकिन तुम दोनों माने नहीं। अरे मेरे मरने से पहले मैं उनका घर बसता हुआ तो देख लूं। माँ जी, अब अचानक से कहाँ से बहू लाए? वो सब मुझे नहीं पता। जाते हुए की इच्छा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अम्मा, ये कैसी जिद पकड़ ली हो? अरे शादी ब्याह झटपट थोड़ी होती है। हो जाती है झटपट भी। और अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जायदाद किसी को नहीं दूंगी। मेरी जायदाद सरकार के नाम हो जाएगी। दादीसा की शर्त सुनने के बाद अब सभी बहू ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद हवेली के बाहर कुछ महिलाएं और नौकर चाकर खड़े होते हैं। अंदर दादीसा चारपाई पर बैठी हुई होती हैं। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा खुलता है और दोनों पोते अंदर आते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी बीवी भी आती है, लेकिन दोनों ही बहुएं एक दूसरे से काफी अलग अंदाज में होती हैं। ये क्या पहन के आ गई है? अरे ये तो पूरा शहर लेकर आ गई। आजकल की लड़कियां ऐसे ही पहनती हैं। अम्मा को संभालना अब। गुलाबो छोटे गांव की रहने वाली थी। उसने रंग बिरंगी पुरानी स्टाइल की साड़ी पहनी हुई होती है। सिर पर पल्लू, भारी चूड़ियां, एक थैले में गजरा, नारियल और मिठाई रखकर अंदर आती है। दादी सा, आपके चरण छूने का सौभाग्य मिला। धन्य हो गई मैं तो। अरे वाह, ये हुई ना बात। नाम क्या है बहू? गुलाबो। तभी कियारा टाइट टॉप और छोटी सी स्कर्ट में दादीसा के पास आती है। हाय दादी सा, हम क्यारा, मतलब आपकी नई पोता बहू। सॉरी, मुझे पल्लू वल्लू की आदत नहीं है। आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अरे ये कौन है जो पैर नहीं छूती? और ये क्या पहन रखा है? ये बहू है या फिल्म की नायिका? अम्मा, जमाना बदल गया है। अब लड़कियां थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं। और आपने ही तो जिद लगा रखी थी। अब दीपक को शहर की लड़की पसंद थी, उसने बता दिया, और मोहित की शादी हमने अपनी पसंद की लड़की से करवा दी। दादी साहब, अब पल्लू ओढ़ने से संस्कार नहीं आते। और एफवाईआई में एक फैशन इंस्टीट्यूट पढ़ी हूँ। पर दादी सा की खुशी के लिए थोड़ा सा सिर ढक लेने में कौन सी बड़ी बात है? अरे पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, लेकिन घर की रीति रिवाज भी कुछ होते हैं। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी है। यहाँ की दीवारों में भी परंपरा बसी है। ठीक है,
मैं अभी थक गई हूँ, कमरा बता दीजिए, मुझे फ्रेश होना है और आराम भी करना है। चलो अम्मा, मैं कियारा को उसका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ हाँ, दिखा दो। और ये भी बता देना कि इस हवेली में दरवाजे नहीं बोलते, पर दीवारें सब सुनती है। सो मच ड्रामा। चलो मम्मी जी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें हवेली की पुरानी दीवारों पर पड़ती हैं। आंगन में तुलसी के पास दादी सा बैठकर पूजा कर रही होती हैं। गुलाबो फूल तोड़कर थाली में सजा रही है। अरे बहू, तू भी तो आजकल की ही है ना? फिर तेरा पहनावा इतना सादगी भरा क्यों है? दादी सा, मुझे ऐसा ही पहनना पसंद है। तभी कियारा झूमती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है। उसने शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहना हुआ होता है। ओहो दादी सा, ये पसंद नहीं बल्कि गंवार होने की निशानी है। हे राम, ये क्या पहना है इसने? ये हवेली है, यहाँ ये सब नहीं अच्छा लगता। दादी सा, शायद योगा करने जा रही हूँ। योगा? ये पुश्तैनी ससुराल है। हमारे समय में तो घूंघट आधा लंबा होता था, लेकिन यहाँ तो बहू का पजामा भी लंबा नहीं है। नीतू अंदर से आती है। अरे दादी साहब, ये शहर की आदत है, थोड़ा टाइम दीजिए, सब सीख जाएगी। अगर ऐसा पहनावा चले है तो कल को कोई नहाकर तौलिए में ही नाश्ता करने बैठ जाएगा। हवेली है ये, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। सीरियसली, आई मीन, ये कपड़े मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है और ये कोई हॉलीवुड कपड़े थोड़ी है। इट्स जस्ट कैजुअल वेयर। कियारा अपना जवाब देकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गांव में पूजा होती है। गुलाबो वहां के रिवाज के हिसाब से तैयार होकर आ जाती है। अरे वाह बहू, तुझे कैसे पता कि इस पूजा में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? ये संतरी रंग की साड़ी, सीधे पल्लू की, तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। माँ जी, पता नहीं थी, लेकिन जब रहना यहाँ ही है तो पता कर ली। अरे अपने इस मॉडर्न बहू को भी जरा बुला लो। कियारा भी वहां वन पीस में आती है और गांव के आदमी उसे देखने लगते हैं। क्यारा बहू, घर में तो चल भी जाता था, लेकिन हम पूजा में जा रहे हैं, यहाँ भी तूने ऐसे ही कपड़े। माँ जी, आपको तो पता है मुझे ये गवारों वाले कपड़े पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं? क्यों पहनूं? अरे गांव में पूजा है इसलिए पहनना था, अपना ना से ही दूसरों का तो सोच लेती। हाँ क्यारा, तुम्हारे पास नहीं था तो मुझसे बोल देती, मैं ही दे देती। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए अभी कि मैं तुमसे कपड़े मांगू। पूजा पूजा लगा रखा है आप लोगों ने। चलो अब पूजा में। कियारा बस अपनी ही मनमानी कर रही होती है। दादीसा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ दिनों बाद दादीसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवेली में एक पारिवारिक संगीत सांस्कृतिक समारोह रखा जाता है। मंच सजा था, दिए, झालरें और परंपराओं से भरा माहौल था। लगा नहीं था कि मैं अपना ये जन्मदिन मना भी पाऊंगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप भगवान की दया से अपने और जन्मदिन भी मना पाएंगी। कुछ देर में गुलाबो आती है। हरे रंग की कांजीवरम साड़ी, सिर पर हल्का पल्लू, गहनों से सजी, पैरों में पायल था। वाह गुलाबो, तू तो आज एकदम माता लक्ष्मी लग रही है। माँ जी, दादी सा के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है ना। उधर दूसरी ओर कियारा की एंट्री होती है। चमचमाता लहंगा, लेकिन ऑफ शोल्डर ब्लाउज में होती है। अरे देखो जरा, दूसरी बहू भी आ गई। लेकिन ये पहनावा, अरे घूंघट तो दूर, दुपट्टा भी नहीं है, ऊपर से काटा हुआ ब्लाउज। पुश्तैनी ससुराल का ये पहनावा है। मैंने आखिरी इच्छा में इसे ही क्यों मांगा? ये तो मेरे मरने से पहले मेरी नाक कटवा ही देगी अच्छे से। गुलाबों का पहनावा उसके भाव में भी दिख रहा है। शालीनता झलकती है। ये बहू है या बारात की आइटम? ये ड्रेस ऐसे पारिवारिक आयोजन में, ऊपर से गाने भी कैसे लगा रखे हैं। वो तो हम सब गांव वाले दादी सा की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए कुछ कह नहीं रहे हैं। पर सच में ये मॉडर्न बहू का पहनावा देखकर तो मुझे भी शर्म आने लगी। फंक्शन तो खत्म हो जाता है। कियारे के पहनावे की वजह से घर के लोगों को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। कुछ दिनों बाद गुलाबो ने सिंपल साड़ी पहन रखी थी।
माथे पर छोटी सी बिंदी। कियारा ने शॉर्ट फ्रॉक पहनी है। दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ सड़क किनारे चल रही हैं। चलो आज तो दोनों भाइयों की डबल डेट है। खाने में छोले भटूरे या समोसे, तू जो कहे भाई। वैसे मुझे पसंद तो दोनों में से ही कुछ भी नहीं, पर अब ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। तभी सड़क के किनारे बैठे कुछ लड़के आपस में खुसुर फुसुर करते हैं। उनकी नजरें कियारा पर टिक जाती हैं। अरे देखो ना, ये वही शहर वाली बहू है ना हवेली की। कैसी चाल है यार, और कपड़े तो हाय 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 हाय। भाभी है या हीरोइन। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब अच्छा नहीं लगता, तुमने मेरी तो सुनी नहीं। मेरी क्या गलती है? बस बहुत हो गया, चलो वापस घर। क्या? अभी तो हम खाने जा रहे थे। नहीं, घर जा रहे हैं हम लोग। सब घर आ जाते हैं। दीपक काफी गुस्से में था। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता था कियारा, ना तुम्हारी आजादी ना तुम्हारा पसंद। देखो, पहनावा जरूरी नहीं कि गलत हो, पर समय जगह और साथ बहुत कुछ तय कर देते हैं। हम जो पहनते हैं वो हमारे बारे में लोगों को बताता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा पहने जो बोलने की जरूरत ना छोड़े। नहीं, अपनी इच्छा के बारे में ना सोचकर दूसरों की नियत के बारे में सोचना गलत है। मुझे कियारा बहू पसंद नहीं, लेकिन उसकी हिम्मत बहुत पसंद है, और ये पुश्तैनी ससुराल मैं गुलाबो बहू को दूंगी। ये रही चाबियां। लेकिन माँ जी, मुझे पता है इसके मन में सवाल होंगे, लेकिन कियारा ने बस खुद को खुश रखा है, और इंसान अगर खुद को खुश रखे तभी वो दूसरों को खुश रख पाता है। पर गुलाबो ने खुद की खुशी दूसरों में ही ढूंढ ली। दादी सा, आपने मुझे समझा, लेकिन मुझे ये भी समझ आ गया कि हर समय बस अपनी खुशी ही जरूरी नहीं होती। तुझे अपनी गलती समझ आ गई, ये और अच्छी बात है। कियारा तुरंत साड़ी पहनकर आती है। अब लग रही है ना तू पुश्तैनी ससुराल की बहू। कियारा अपनी गलती मानकर अपने पहनावे में बदलाव लाती है, और फिर सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, आप किसे सपोर्ट करते हैं, मॉडर्न पहनावे को या गंवार बहू के पहनावे को? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन कहानियां हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कॉलेज की कैंटीन के बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। ज्यादातर लड़कियां बालों को प्लास्टिक से ढककर भाग रही थी, पर ऐश्वर्या वो ठीक बीचों बीच खड़ी होकर बारिश का स्वागत कर रही थी। उसकी टी शर्ट भीग चुकी थी, स्कर्ट से पानी टपक रहा था, पर चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आजादी की चमक। ओए ऐश, तू फिर भीग रही है? अभी तो मेकअप किया था। मेकअप से ज्यादा कीमती बारिश है। इससे ज्यादा रिफ्रेशिंग कुछ नहीं होता कविता। ये बारिश मुझे जिंदा महसूस कराती है। मुंबई जैसे शहर में रहकर अगर कोई लड़की अपनी शर्तों पर जीना चाहे तो समाज के पास उसके लिए कई नाम होते हैं, जैसे बेशर्म, बोल्ड, बिगड़ी हुई। लेकिन ऐश्वर्या इन नामों से कभी नहीं डरी। वो मानती थी कि जीने का असली मजा तब है जब तुम बारिश में नाच सको बिना किसी झिझक के। छोटे कपड़े उसके लिए फैशन नहीं, आजादी का प्रतीक थे। ऐश्वर्या के लिए बारिश एक त्योहार थी। वो मानती थी कि जब तक भीगोगे नहीं तब तक जिंदगी सूखी सूखी ही लगेगी। ये ऐश्वर्या फिर वही कपड़े पहन कर आई है। कोई इसे कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलने जाओ तो बोलती है मेरा शरीर है मेरी मर्जी। वो एक साधारण दोपहर था जब एक असाधारण मुलाकात हुई। रोहन, कॉलेज का सबसे शांत लड़का, किताबों में डूबा और विचारों में गंभीर, पर ऐश्वर्या से टकराने के बाद उसकी दुनिया थोड़ी उलझ सी गई थी। ऐश्वर्या, अब तुम्हें लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो तब पड़े जब मैं उनकी वजह से खुद से शर्मिंदा हो जाऊं। मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ। ये बात सुनकर तो तुम्हारी तरह बारिश में भीगने का मन मुझे भी कर रहा है अब। अच्छा ये बात है, तो अगली बारिश में साथ भीगने चलोगे? ऐसे ही कॉलेज का एक साल खत्म होता है और ऐश्वर्या घर जाने लगती है, जहां ऐश्वर्या का पहनावा अधिकतर चर्चा का विषय बना रहता है। ऐश बेटा, ये शॉर्ट्स थोड़ा छोटा नहीं है? माँ, ये कपड़े मुझे रोकते नहीं, मुझे उड़ने देते हैं। और फिर शर्म कपड़ों में नहीं, नजर में होती है।
बेटा अब तू बड़ी हो गई है, कुछ तो सलीका सीख। तेरे पिता मुझसे तेरी शादी की बात कर रहे थे। अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे। हाँ माँ, है कोई जिसे मैं आपसे जल्दी मिलाऊंगी। ठीक है। वहीं दूसरी ओर रोहन अपने घर में शादी की बात करता है। माँ, एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो? कितनी बार मिले उससे? घर परिवार देखा? उसका पहनावा कैसा है? संस्कार तो है ना उसमें? वो थोड़ी अलग है, थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद से प्यार करती है। ये तू क्या कह रहा है? हमारे खानदान में आज तक संस्कारी बहू ही आई है, कौनो मॉडर्न नहीं आई है। हाँ बेटा, तू एक बार अच्छे से सोच विचार ले। माँ, पिताजी, एक लड़की की कीमत उसकी लंबाई, कपड़े या खानदान से नहीं होती है, उसकी सोच से तय होती है। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो बस उसी से करूंगा। इस प्रकार जल्दी रोहन के घर वाले ऐश्वर्या से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। अगर हमारी शादी होती है तो वादा करो सुहाग रात में बारिश कराओगे। डील पक्की। अगर बारिश नहीं हुई तो पाइप से पानी गिरा दूंगा, ठीक है? ये हुई ना बात। शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं होता, ये दो संस्कृतियों, दो सोचों और कभी कभी तो दो जमानों का संगम भी होता है। ऐश्वर्या और रोहन की शादी में ठीक यही हुआ। एक मॉडर्न बिंदास लड़की एक ऐसे परिवार में बहू बनकर आई जहां परंपरा हर सांस में बसी थी। जल्दी रोहन और ऐश्वर्या की शादी हो जाती है, पर शुरुआत में सब कुछ मीठा था, बिल्कुल हल्दी की महक और बारिश की बूंदों की जैसे। हे भगवान, ये कपड़े हैं शादी के? क्या बहू ऐसे आती है? आजकल की लड़कियां शर्म को फैशन समझती है। आजकल की लड़कियों को तो फैशन के नाम पर बस अंग प्रदर्शन करना आता है। वही तो क्लास तरफ तो वो घोल कर पी गई। गृह प्रवेश एक रस्म थी, पर ऐश्वर्या के लिए एक एंट्री थी, जैसे कोई मॉडल रैंप पर चलती है। उसकी ऑफ शोल्डर और डीप नेक ब्लाउज में जब वो घर में पांव रखती है तो सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर थी। इसे तो गृह प्रवेश की रस्म भी नहीं आती। इंग्लिश में बोल रही है और तिलक को हाथ से हटा रही है। माँ, उसे समझने का वक्त दीजिए प्लीज। कपड़े, चाल चलन, आदतें कुछ भी हमारी परंपरा के अनुसार नहीं है। इस घर में बहू बनकर आई हो, कोई मॉडर्न गर्ल गैंग की पार्टी में नहीं। माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ और आपके घर का सम्मान भी, पर क्या एक लड़की की पहचान सिर्फ घूंघट से होती है? क्या बहू का मतलब खुद को मिटा देना होता है? बहू का मतलब होता है घर की मर्यादा निभाना। तुम इस घर की पहली छवि हो और लोग तुम्हें देखेंगे तो पूरे घर की परछाई बनाएंगे। तो क्या मैं वो छवि नहीं बन सकती जो आत्मविश्वास से भरी हो, जिसमें खुले विचार हो, लेकिन आपके संस्कारों की इज्जत भी? तभी वहां पर ऐश्वर्या का ससुर बीच में बोल पड़ता है। बेटा, इस घर में सबके अपने अपने संस्कार हैं। तुम नए दौर की हो, पर यह घर कई पीढ़ियों से बना है। अगर दोनों एक दूसरे को समझें तो सुकून रहेगा घर में। बाबूजी, मैं समझती हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ जिसकी एक सोच, एक आदत और एक पहचान है। मैं दोनों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। ना आप बदले, ना मैं मिटूं। ये बात सुनने में अच्छी लगती है। चलो अब अंदर आओ, गृह प्रवेश हो गया, अब असली परीक्षा शुरू होगी। ऐश्वर्या, मैं तैयार हूँ माँ जी। और इस तरह ऐश्वर्या गृह प्रवेश की रस्म करके अपने ससुराल में दाखिल हो जाती है। ऐसे ही रात में ऐश्वर्या का कमरा फूलों से सजा था, लेकिन ऐश्वर्या की नजरें खिड़की पर टिकी थी, जहां बाहर बिजली चमक रही थी और हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। रोहन, बारिश देखो, वादा पूरा हुआ। मैंने कहा था ना तुम्हारी बारिश आएगी। कमरे में क्यों बैठे हैं? चलो ना बाहर चलते हैं, भीगते हैं। पर शादी के बाद पहली रात में लोग कुछ और करते हैं ना। हम वही करेंगे, पर बारिश में। मेरा प्यार पानी में भीगकर ही खिलता है। इस तरह रोहन ने छाता उठाया, पर ऐश्वर्या ने हाथ पकड़कर छाता फेंक दिया। वो दोनों बारिश में भीगते हुए छत पर नाच रहे थे। कोई गीत नहीं बज रहा था, पर उनके दिल की धड़कनें एक दूसरे का संगीत बन गई थी।
मैं जब छोटी थी ना तो भी बारिश में नहाती थी अकेले। अब अकेले नहीं रहूंगी। अब हम दोनों भीगेंगे साथ साथ। इस तरह उनके कपड़े भीग चुके थे, दिल पिघल चुके थे और उस रात ऐश्वर्या ने पहली बार महसूस किया था कि भीगना सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। छत पर क्या कर रहे थे तुम लोग रात को? पूरी साड़ी गीली कर ली, फूल गिर गए सब। सासू माँ, फूल तो सूख जाएंगे, पर अगर दिल भी सूखा रहा तो क्या मतलब? पहली रात एक नई शुरुआत होती है। ऐश्वर्या के लिए ये शुरुआत अपने अंदाज में हुई थी। उसने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि रोहन को अपने रंग में रंग लिया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, असली टकराव तो अब होना बाकी था। उस घर की दीवारों से जो परंपरा की ईंटों से बनी हुई थी। शादी के अगले दिन ऐश्वर्या टैंक टॉप और शॉर्ट्स में नाश्ते की मेज पर पहुंचती है। बहू, ये क्या पहन रखा है? घर में और मर्द बैठे हैं, कुछ तो मर्यादा हो। माँ जी, मैं घर में ही तो हूँ, बाहर नहीं जा रही, और ये मेरे लिए आरामदायक है। इस घर की एक मर्यादा है और बहू उस मर्यादा का प्रतीक होती है। मर्यादा के नाम पर हर दिन ऐश्वर्या के अस्तित्व को छोटा किया जाने लगा था। उसके कपड़े, उसकी भाषा, यहाँ तक कि उसका हंसना भी लोगों को चुभने लगा था। किचन में कैसे आ गई ऐसे कपड़ों में? काम वाले भी पूरी चुन्नी में आती है। माँ जी, क्या काम करने के लिए कपड़ों का लंबा होना जरूरी है? हाँ, ताकि नजरें ना हटे और इज्जत बनी रहे। ऐश्वर्या जानती थी कि उसका पहनावा उसके विचारों से कहीं ज्यादा चर्चा में है, पर अब वो समझ चुकी थी कि केवल तर्क से परंपरा नहीं बदलती। कभी कभी चुप रहकर सही वक्त का इंतजार करना होता है। मुझे लगता है थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी, सब तुमसे नाराज रहने लगे हैं। तो क्या मैं खुद को बदल दूं, सिर्फ इसलिए कि दूसरों की सोच छोटी है? नहीं ऐश, पर कभी कभी बदलाव दिखाने के लिए पहले खुद को उनके ढांचे में ढालना पड़ता है ना, फिर धीरे धीरे वो ढांचा तोड़ना आसान होता है। संडे की सुबह थी। घर में मंदिर जाने की तैयारियां चल रही थी। सभी की नजरें फटी रह गई जब ऐश्वर्या सलवार सूट में तैयार होकर आई। सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर सौम्यता। तूने सूट पहना है? हाँ माँ जी, मैं चाहती थी कि मंदिर में मैं आपकी तरह दिखूं। कहाँ गई वो बेशरम बहू जो बारिश में भीगती थी? अब तो हमारी तरह लगती है। बदलाव तब अच्छा होता है जब वो भीतर से आए। मैंने अपने पहनावे को बदला है, सोच को नहीं। आज भी अगर बारिश होगी तो मैं भीगूंगी, लेकिन अब आप भी शायद मुस्कुराएंगी। मानसून लौट आया था। छत पर ऐश्वर्या खड़ी थी। सिर पर दुपट्टा था, पर पांव नंगे और दिल खुला था। और इस बार सास भी उसके पास आई। बारिश पसंद है ना तुम्हें? बहुत। पर अब पहले घर वालों की इजाजत चाहिए। आज से इजाजत नहीं, साथ चाहिए। सास भी भीग रही थी, बहू भी भीग रही थी, और साथ में वो सोच भी भीग रहे थे जो अब तक सूखी और जिद्दी थी। अब ऐश्वर्या केवल मॉडर्न नहीं थी, अब वो एक भारतीय नारी थी जिसमें आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चल रही थी। ये कहानी केवल एक बहू की नहीं है, ये हर उस लड़की की है जो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन समाज उसे तोड़ने पर तुला हुआ है। पर जो बारिश में हंस सके वो हर तूफान पार कर सकती है। और जब परंपरा अपनी हथेली थाम ले, तब वही बेशर्म बहू घर की लाज बन जाती